और इस समय डियर स्टूडेंट, मिस्टर अजय कुमार सिंह डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर धमंतरी छत्तीसगढ़ के पद पर कार्य कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के आप रहने वाले हैं और वहाँ से आकर इलाहाबाद में इन्होंने अपनी तैयारी किया और तैयारी करने के साथ साथ इन्होंने एक अच्छे प्रतिष्ठित पद को प्राप्त किया। तो ये लोग परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट और क्लास को भी आगे बढ़ाया, सर के भी नाम को आगे किया। हम चाहते हैं कि आप लोग इनसे प्रेरणा लीजिए और इनके द्वारा जो बताया जाए उसको ध्यान से सुने, समझें और अपने जीवन में उसको उतारें, ताकि वो दिन भी आए आप भी एक प्रतिष्ठित पद पर बैठे। अब अगली आवाज़ मिस्टर अजय कुमार सिंह की। अजय जी, अब अगली आवाज़ आपकी। सर प्रणाम सर। नमस्कार। सभी आप सभी प्रतियोगी छात्रों का प्रणाम। मैं अभी सर ने मेरा परिचय दिया, लेकिन मैं सर का ही बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि सर के सानिध्य में ही रहकर मैं जो भी आज हूँ वो सर के सानिध्य में ही रहकर मुझे मिला है। तो सर का मैं बहुत बड़ा कंपटीशन में जो मैं सफलता प्राप्त किया हूँ उसमें सर का पूरा योगदान है। मेहनत तो रहता ही है सभी लोगों का, लेकिन उसमें जो हम लोग को दशा दिशा मिलती है वो हमारे जो श्रेष्ठ लोग रहते हैं उन्हीं के द्वारा मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एलएलबी में पढ़ाई सभी लोग पढ़ते हैं। उसमें से कुछ लोग जो है एपीओ बनते हैं, कुछ लोग जज बनते हैं, कुछ लोग लॉयर बनते हैं, कुछ लोग एडीजे बन जाते हैं। वो दिशा मिलने की और अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है। मैं जो है सर ने बताया कि मैं यूपी का मिर्ज़ापुर ज़िले का हूँ और उस समय की बात है, सर जो है जब जहाँ मैं रहता था सर वहीं बगल में ही रहते थे और सर की जो कोचिंग थी हम लोग उसमें सहायता लेते रहते थे और कई कंपटीशन सर के सानिध्य में हम लोग किए, पास किए। तो मेरा पहले तो यही कहना है आप लोगों से कि सर से आप जुड़े रहिए और सर की जो कोचिंग है वो बहुत ही अच्छी है। मतलब वो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन हो, मतलब अच्छे अच्छे मटेरियल सर जो है देते रहते हैं और हम लोग अभी भी जो है जुड़े हैं, इसलिए कि हम लोग का जो वर्क है वो लॉ क्षेत्र से ही है। अब वो अलग बात है कि हम लोग को एग्जामिनेशन के व्यू से नहीं पढ़ना रहता है। हम लोग को जो प्रोसिक्यूशन के व्यू से जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे किसी को गवाह बनाना है, मान लीजिए आईओ ने किसी को गवाह नहीं बनाया तो हमको 311 मतलब 311 सीआरपीसी का आवेदन देकर उसको गवाह बनाना है। मान लो आईओ ने किसी को आरोपी नहीं बनाया तो हम 319 का द प्रसा का आवेदन देकर जो है हम उनको आरोपी बनाते हैं। मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने या आईओ ने किसी पर सही चार्ज नहीं लगाया, मान लीजिए कि 302 का चार्ज बनना था लेकिन 304 का चार्ज बना दिया, तो उसके लिए 216 217 का आवेदन दिया जाता है। अभी एलएलबी के या आपके कंपटीशन के व्यू से ये सब हो सकता है कि उतने इम्पॉर्टेंट नहीं रहते, लेकिन प्रैक्टिकली जो है जब आप लायर बनेंगे या एडीजे बनेंगे, जज बनेंगे या प्रोसिक्यूशन में रहेंगे तो इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं तो पहले आपसे यही बोलूँगा, पहला शब्द मेरा यही है कि आप परीक्षा रिफ्रेशर सर की कोचिंग से हमेशा चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन हमेशा जुड़े रहिए, उससे आपको हमेशा सहायता मिलती रहेगी। और दूसरी चीज़ ये कि आप ईमान छोड़ दीजिए कि यदि आपके परिवार में कोई भी जुडिशरी से नहीं है, मैं बताऊंगा आपको मेरे घर में कोई भी जुडिशियल में नहीं था, लेकिन मैंने जो है बीएचयू से लॉ कंप्लीट किया। बीएचयू से लॉ करने के बाद मैं इलाहाबाद में अल्लाहपुर में रहता था और मेरा एक सौभाग्य था कि बगल में ही सर रहते थे। सर का जो घर था वो हमारे जहाँ मैं इलाहाबाद में रहता था वो जस्ट बगल में था। ये मेरा सौभाग्य था। तो कोचिंग से मुझे सहायता मिलती रहती थी
और मैंने जो है अपना मेहनत किया। और तो ये आप छोड़ दीजिए कि यदि आपके परिवार में कोई नहीं है एलएलबी लाइन से या कहीं लाइन से, तो आप सफलता नहीं पाएंगे। ये सफलता केवल आपके मेहनत पर डिपेंड करती है। आप जितना मेहनत करोगे, लेकिन वो मेहनत क्या होता है, सही दिशा में होनी चाहिए। अब आपको कंपटीशन में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब आपको थोड़ा सा कहीं कोचिंग मिल गई, कोई सही दिशा मिल गई, सही गाइडेंस मिल गया, तो उसके आधार पे जो है आपका वो पता चल जाता है कि हमको कंपटीशन में क्या पढ़ना है। क्योंकि हमको 100% नहीं पढ़ना है। यदि आप 100% पढ़ना चाहेंगे तो फिर आप किसी भी कंपटीशन में सफल नहीं होंगे। मेरा अपना अनुभव बताता है। और यही, और मेरे जितने भी रहे हों, और सर भी आपको शायद जुड़े हैं, आप लोग तो बताते ही होंगे कि आप कभी भी पूरा पढ़ने का मत सोचिए। क्योंकि आप देखेंगे 100% करने के चक्कर में आप जो है किसी भी क्वेश्चन को आप पूर्णतः नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास 10 क्वेश्चन भी आ रहा है, यदि आपने 8 क्वेश्चन कर दिया सही से, तो मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन श्योर है। हाँ, एक बात कहूंगा कि जो पीटी का एग्जाम होता है, तो पीटी के एग्जाम में आप कोशिश करिए कि बेयर एक्ट को अच्छी तरीके से पढ़िए, और करीब उसको 4-5 बार एग्जाम के पहले आपको पूरा सेक्शन 1 से लीजिए, और पूरा जैसे मान लीजिए एविडेंस एक्ट उठाए आप, तो सेक्शन 1 से 167 तक पूरा आपको पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद मनन करिए कि सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 2 में क्या है, उस सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 4 में क्या है, और उसके जो दृष्टांत हैं या उसके जो प्रॉब्लम है उनको भी आप पूरा पढ़िए। क्योंकि आप देखेंगे, जैसे आपने एपीओ यूपी का यदि एपीओ दिया होगा, एक पेपर पूरा एविडेंस का होता है, आप इसमें देखेंगे बहुत ज़्यादा जो उसमें जो आते हैं मटेरियल, तो आपको दृष्टांत से आ जाएंगे। जो प्रॉब्लम आते हैं वो दृष्टांत से ही आ जाएंगे कि किस सेक्शन के बेस पर वो दृष्टांत दिया गया है। तो प्री के लिए आप कोशिश करिए कि चाहे वो सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, आपको जनरली सभी सेक्शन को टच करिए। क्योंकि पीटी में आप देखेंगे कहीं से भी उठा देते हैं। तो पीटी में आप यदि छट गए तो फिर आपका वो आपकी सीढ़ी होती है। यदि आप वहाँ छट गए तो आपको फिर न मेंस का मौका मिलेगा, नो इंटरव्यू का मौका मिलेगा। तो पीटी में नंबर भले आप कंपटीशन में आपका नंबर जुड़ेगा नहीं, लेकिन वो आपका एक महत्वपूर्ण स्टेज है। तो उसमें आप एकदम टू दी पॉइंट, मैं तो बोलूँगा कि आप एक छोटा नोट्स बनाइए उसमें पॉइंट वाइज कि सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 2 में किसी भी एक्ट का, चाहे वो सीपीसी हो, चाहे आपको रूल्स पढ़ना हो, ऑर्डर पढ़ना हो, उसमें आप जनरली सभी को टच करिए। क्योंकि अब कंपटीशन जो है धीरे धीरे, आप लोग ही हो सकता है कि इसमें से काफ़ी लोग 5 ईयर से आए हों। तो अब जो लोग आ रहे हैं नए नए लोग, वो एनर्जेटिक हैं और वो पूरे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो और हम लोग जो है, आप एक चीज़ और बता दें कि चाहे वो लॉ का कंपटीशन हो, चाहे आईएएस का कंपटीशन हो, चाहे आईपीएस का, जो भी कंपटीशन है, उसमें ज़्यादातर आपको बताएं ये सब जमीनी पृष्ठभूमि या ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग ही ज़्यादा रहते हैं। और ये मतलब आपका परिवार बहुत ज़्यादा हाई फाई है कि नहीं, बहुत ज़्यादा आप हाई फाई है कि नहीं, वो कोई मायने नहीं रखता आपका। यदि आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से कहीं कहीं से हैं, आप जो है सफलता आपको मिलेगी। और एक चीज कि आपको जो अदर स्टेट की फीलिंग है कि जैसे छत्तीसगढ़ में हम भरेंगे तो नहीं होगा, या एमपी में देंगे तो नहीं होगा, राजस्थान में देंगे हो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपको इंटरव्यू
पर आपसे कुछ हो, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि हमने जो है 25 में 7 नंबर इंटरव्यू में मिला था, 25 में 7 नंबर, लेकिन हम लोग तब भी कंपटीशन को क्वालिफाई किया। यदि आपके पास रिटर्न में नंबर अच्छा है तो आपका कोई भी पक्षपात नहीं कर सकता। तो आपको मेंस की तैयारी में रिटर्न आप गेन करेंगे नंबर, तो आपकी एकदम सफलता तय है। लेकिन ये है कि आपको जो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, पहला तो आपका मेहनत, और दूसरा आपको एक डायरेक्शन, एक गाइडेंस मिलनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, गाइडेंस न मिलने से बहुत लोग मैं देखा हूँ असफल हो जाते हैं। पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन पता चलेगा कि उनका प्री ही नहीं हो रहा है, मेंस ही नहीं हो रहा है, तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं। जैसे होता क्या है, 2-3 बार 4 बार प्री में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज हो जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं, प्रेशराइज होना नहीं है, क्योंकि मेरे साथ के कई लोग ऐसे हैं जो सिविल जज नहीं हुए, लेकिन अभी आपके सर शायद जानते होंगे कि अभी इलाहाबाद में डिस्ट्रिक्ट जज हैं अच्छा। हमारे संतोष राय जी। हाँ हाँ तो हाँ। हाँ, हमारे सीनियर हैं बीएचयू अच्छा से। अच्छा अच्छा अच्छा। सर वो सर हमारे मतलब सिविल जज का करीब वो 15 एग्जाम दिए होंगे, इंटरव्यू सर, इंटरव्यू, लेकिन वो नहीं हो पाए। बताइए। अब आज जो है एडीजे 35 ईयर में एडीजे हो गए, ओ। और आज डिस्ट्रिक्ट जज हैं इलाहाबाद के। हाँ, इलाहाबाद का तो डिस्ट्रिक्ट। हमारे सीनियर रहे हैं, तो अच्छा अच्छा। उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से जान रहा हूँ। हम्म। वो अभी इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज हैं। हाँ हाँ, तो इसमें। ऐसे कई लोग हैं। मतलब आपको कहीं असफलता मिल रही है तो उसको आप हतोत्साहित मत होइए, क्योंकि यदि आप जिस दिन हतोत्साहित हो गए, ये मान कर चलिए कि आपकी असफलता और बढ़ जाएगी। आपको बस ये देखना है कि हमारी कमी कहाँ रह गई है। आप अपने कोई सर है, जैसे सर हैं तो उनसे गाइडेंस लीजिए, या कोई आपके सीनियर हैं जो आप जिनको अच्छे समझते हैं उनसे गाइडेंस लीजिए, और जो भी कमी है उसको आप आगे पूरा करके कंपटीशन को क्वालिफाई करिए। और सर का तो मैं जितना भी बोलूं, मेरे पास शब्द कम है सर के लिए। और सर का स्वभाव और सर का गाइडेंस कभी भी मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि टीचर के रूप में है। आपको एक प्रकार से बड़े भाई या जो भी हैं उसी तरीके से लगते हैं सर। आज भी हम लोग जो है कुछ भी रहता है तो सर से लेते रहते हैं, और कोचिंग से जो अच्छे अच्छे मटेरियल रहता है, या कभी किसी केस ला पे हुआ तो सर से हम लोग मैसेज कर लेते हैं कि सर इसमें कुछ है तो बताइए। मान लीजिए हमारे कोर्ट में कुछ ऐसे आवेदन लगा जिसमें मुझे चाहिए कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का उसमें साइटेशन है, लेकिन हमको कहीं पता नहीं है, तो हम लोग जो है कभी इस संबंध में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप बस 2 चीज़ों को लीजिए, मेहनत करिए बस, और मेहनत के बाद आपको एक दिशा मिलनी चाहिए और गाइडेंस मिलनी चाहिए। उसके लिए आप सर से मार्गदर्शन लेते रहिए, और जो भी चीज़ प्री में बताया, प्री में आप ये कोशिश करिए कि सभी चीज़ों को पढ़ना, क्योंकि प्री में जनरली क्या होता है, जो वहाँ पे जो टीचर होते हैं वो कहीं से भी उठा लेते हैं। यहाँ तक कि किसी, जैसे मान लीजिए सेक्शन 1 ये रहता है कि जो एक्ट है वो पूरे भारत में लागू है कि नहीं लागू है, या उसके कुछ अपवाद है, जैसे नागालैंड ये सब में अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होते। आप देखे होंगे इस पर भी कई क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस के हिसाब से वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन प्री में यदि आपने नहीं पढ़ा तो आपका 1 नंबर चला गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी सेक्शन को प्री के व्यू से मत छोड़िए, आप बेयर एक्ट को ज्यादा पढ़िए प्री के हिसाब से। और मेंस में भी बहुत आपको ब्रॉड नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कोई चीज आ गई, मान लो चोरी हो गई, लूट हो गई, डकैती हो गई, तो आप उसमें
चोरी के क्या इंग्रीडियंट है, लूट के क्या इंग्रीडियंट है, डकैती के क्या इंग्रीडियंट है, वो आप बांट लीजिए। उसके बाद यदि उसमें आपका कोई केस ला है, जैसे मान लीजिए लूट का, चोरी का है, तो मान लीजिए बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए। अब बेईमानीपूर्ण आशय क्या है, इसके संबंध में यदि मान लो थोड़ा बहुत कहीं से आपको कुछ केस ला है तो उसमें डाल दीजिए। मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इस पर यदि आपको कोई है कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है वो डाल दीजिए। लेकिन आपको, क्योंकि आपको कंपटीशन में उतना ज़्यादा समय रहता नहीं है कि आप पूरा LLB स्तर का पूरा लिख पाए, क्योंकि आपको वहाँ एक एक क्वेश्चन में 3-3 पार्ट रहते हैं, 2-2 पार्ट रहते हैं, कभी कभी 4-4 पार्ट रहते हैं। यदि आपने पूरा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में सब दे दिया आंसर, तो आपके और क्वेश्चन छूटते जाएंगे। तो आपको, यदि आपको सभी क्वेश्चन आ रहे हैं और आप समय के अभाव से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके रणनीति में गड़बड़ है। तो आपको देखिए पहले कि वो क्वेश्चन 10 नंबर में है कि 5 नंबर में है कि 3 नंबर में है। यदि नंबर ज्यादा है तब आप उसमें समय दीजिए। पता चले चोरी को 2 नंबर में पूछा है, अब आप उसको पूरा डिटेल लिख रहे हैं। यदि 2 नंबर में पूछा है तो बस चोरी की परिभाषा लिखिए, हो गया, आगे बढ़िए। क्योंकि आपको अभी 10 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और मेरा ये भी कहना है आप लोगों से कि आप परीक्षा, जैसे मान लीजिए मेंस दे रहे हैं, तो आप अनसॉल्व पेपर रखिए, अनसॉल्व पेपर को हल करिए। आप 3-4 साल का जो लेटेस्ट, मान लीजिए अभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं 2023 में, तो 2019 से लेकर 3-4 साल का आप क्वेश्चन को रखिए। तैयारी करने के बाद उसमें आप हल करिए, देखिए आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं और 3 घंटे में कितना आप हल कर रहे हैं। ये सब जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। क्योंकि होता क्या है कि हम सोचते हैं कि पूरा पढ़ाई कर लिए हैं और मैं एग्जाम में कर लूंगा। आप देखेंगे, चाहे वो कोई भी खेल हो या कोई भी नाटक हो, चाहे कुछ हो, वहाँ एक रिहर्सल होता है। जब आप परफॉर्मेंस करने जाते हैं तो उसके पहले एक रिहर्सल होता है। वो क्या होता है कि जो भी गलतियां रिहर्सल में हुई हो उसको हम जो मेन फोकस करेंगे उसमें हम उस गलती को न दोहराएं। तो इसलिए जो है, आप मान लीजिए कोई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं या प्री का ही दे रहे हैं, तो प्री के जो पुराने क्वेश्चन हैं उनको आप हल करिए कि 100 में आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। इससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम अच्छा बढ़ेगा और आप जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आप जो है किसी चीज को अच्छे से कर पाएंगे। बस ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस होने में ही आपके गड़बड़ होता है। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, क्योंकि आप लो कॉन्फिडेंस भी है तो आपकी असफलता है। तो आप लोग पहला चीज आप यही करिए कि सर के सानिध्य में, सर के कोचिंग से ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है जैसे माध्यम से जुड़े रहिए। और चाहे यूपी का एग्जाम हो, पहला फोकस तो देखिए, हम लोग भी भले यहाँ सिलेक्शन पा गए हैं लेकिन अपने स्टेट की वो अभी तक रहता है। तो पहला तो फोकस, यदि आप यूपी के हैं तो पहला यूपी का ही करिए। मैं नहीं बोलता, लेकिन चूंकि आजकल क्या है, कंपटीशन टफ है। और तो आप जो उत्तर भारत के स्टेट हैं जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, एमपी हुआ, राजस्थान हुआ, ये सब चीज में आप भी प्रयास कर सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ किसी का कंपटीशन में नहीं होता, और अदर स्टेट में भी बहुत लोग होते हैं। और जहाँ तक जो पृष्ठभूमि की बात है, चाहे आप ग्रामीण पृष्ठभूमि में हो या गरीब परिवार के हैं, वो कोई मायने नहीं रखता। ये सब चीजें, ये सब गौड़ चीजें हैं। आपके सब पे सब आपका डिपेंड करता है मेहनत पे। आप जितने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, जितने तरीके से मेहनत करते हैं,
वही सबसे बड़ा आपका है। बस ये है कि सही दिशा में मेहनत होनी चाहिए। अब आप 511 सेक्शन को मेंस के व्यू से पढ़ेंगे तो आपकी असफलता तय है। क्योंकि जनरली क्या है, अब जैसे मान लीजिए आप आईपीसी उठाए, तो आईपीसी में क्या है, जनरल एक्सेप्शन है। जनरल एक्सेप्शन भी इंपॉर्टेंट है पहले शुरू में लेकर। उसके बाद आपका जैसे वो होता है, जैसे सामान्य आशय सामान्य उद्देश्य 34 149, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, अध्याय 17 हो गया। शारीरिक हिंसा के विरुद्ध जो अपराध है, अध्याय 16 हो गया। ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपको और चीज़ों में नहीं जाना है। जैसे अब बहुत आप देखेंगे, बहुत उसमें सेक्शन ऐसे हैं जो हो सकता है कि प्री के हिसाब से वो सही है, लेकिन मेंस में उसको पढ़ना नहीं है। हो सकता है आ जाए तो आप 100% करने के लिए थोड़ी वहां बैठे हैं। आ जाएगा तो छोड़ दीजिए आप। क्योंकि यदि आप पूरा 100% पढ़ना चाहेंगे तो क्या होता है कि जब आप मेंस का एग्जाम देने जाते हैं तो आपको रिपीट करके जाना है, पढ़ के जाना है। यदि आप 100% सब विषय को आप पढ़िएंगे तो आप ये बताइए, सीपीसी का रूल्स एंड ऑर्डर इतना बड़ा है कि यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो कोई सीपीसी आपकी नहीं खत्म होगी, पूरा 100% पढ़ेंगे तो आपको टू दी पॉइंट पढ़ना है। 5 6 साल का देख लीजिए कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन वहां पूछे जा रहे हैं और क्या क्या क्वेश्चन में आ रहे हैं। इन सब चीजों को ध्यान दीजिए। और उसके बाद सर का सानिध्य रहेगा, उसमें नोट्स देखिए, बनाइए। और मेरा ये मानना है कि नोट्स जो है, सर यदि कहीं आप सर के कोचिंग में है या कहीं भी ले रहे हैं तो वो तो नोट्स है ही, उसके बाद एक अलग से अपना नोट्स बनाइए अपनी भाषा शैली में। जो अपना नोट्स होता है वो इसलिए आपको लाभदायक होता है कि वो अपने भाषा में होता है। और आप जैसे मान लीजिए कल अब आपका मेंस का पेपर है। मेंस का क्योंकि आपका यूपी में देखेंगे दोनों टाइम पेपर होता है, फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा। तो अब आपको टू दी पॉइंट यदि लिखे हैं तभी आपको रिपीट हो पाएगा, क्योंकि पूरा तो संभव नहीं है कि आप दोहरा के जाइए। तो वो जितना भी है 60 नोट टाइप का एक बनाइए, जिससे कि परीक्षा के पहले ही आप उसको रिपीट कर लीजिए, मेन मेन पॉइंट। और मेन मेन पॉइंट को रिपीट करके जब आप एग्जाम में जाएंगे देने तो आपको पूरी चीज याद आती जाएगी। तो मेरा वही है, यदि और लोग को आपको क्यूरी है तो बताइए। और मेरा यही है कि सर के सानिध्य में आप किसी तरीके से जुड़े रहिए। तो और कोई क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, देखिए आप लोगों के बीच में अजय जी ने बहुत अच्छी बात बताई। देखिए, एक एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छा लगा कि आपके सीनियर रहे संतोष राय जी। अभी यूनिवर्सिटी में अजय जी प्रोग्राम था तो वो हमारे साथ शेयर भी किए थे मीटिंग को, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने। तो देखिए, 35 ईयर के होने के बाद उनकी तैयारी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने एडीजे का एग्ज़ाम निकाला, और एडीजे के एग्ज़ाम निकालने के बाद इलाहाबाद जैसे ज़िले में वो प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए हैं। इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब होता है नेक्स्ट टू हाई कोर्ट का जज। सर हाँ, मतलब वो एकदम पके आम होते हैं हाई कोर्ट जाने के लिए। और इसके पहले के जो अभी डिस्ट्रिक्ट जज इलाहाबाद के थे, नबीन जी हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, इस समय हाई कोर्ट में जज हो गए हैं। तो इलाहाबाद आने का मतलब होता है कि वो हाई कोर्ट के जज। अब देखिए, उनकी मेहनत तो उनको हाई कोर्ट तक जाना था, इसलिए हो सकता है उनके समय के लोग जो सेलेक्ट हुए हों अभी वो सीजीएम बने हो या एडीजे बने हो। लेकिन चूंकि उनका मेहनत, उनकी किस्मत, उनको तो जाना था हाई कोर्ट तक। तो कहने का मतलब, हम लोग का जो लॉ का एक कमीशन होता है, एक ऐसा कमीशन होता है कि आपको 45 साल तक नौकरी के लिए सिक्योर रखता है। सिविल सर्विस क्या है कि आप 35 के हो गए, आईएएस पीसीएस में आप बाहर हो गए, अब आप जीवन में कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते। लेकिन हम लोग की जुडिशरी में एक ऐसा है कि 35 के बाद तो आपको और बड़ा बेनिफिट मिलता है, और वो क्या है,
एडीजे। एडीजे एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो आपको ब्याज सहित नौकरी देता है। जितने दिन आप नौकरी नहीं पाए उतने दिनों की नौकरी का इंटरेस्ट आपको देता है फिक्स डिपॉजिट के रूप में, अब आपको डायरेक्ट एडीजे प्रतिष्ठित पद पर बैठाता है। इसलिए हम भी आप लोग को बराबर बताते रहते हैं। सर मैं आपको हाँ बीच में, सर मैं एक घटना बता रहा हूँ उनकी, जो अभी हाँ। संतोष राज सर हैं, अच्छा अच्छा। उनकी एक घटना मैं बता रहा हूँ। हम लोग जो है यूपी मेंस का एग्जाम देने के लिए हम्म। एक कमीशन में, पीएससी में पढ़ा था सर, कमीशन में अच्छा अच्छा। हमारा और उस सर का सेंटर एक साथ पड़ा था। हम्म। तो संतोष सर सर वो बनारस में कोचिंग में पढ़ाते थे सर। अच्छा अच्छा। अब क्योंकि समय ज्यादा हो गया था, हाँ हाँ। तो मेंस देकर हम लोग फर्स्ट पेपर, सुबह वाला पेपर देकर सर हम लोग वही बैठे थे, मतलब कैंपस में ही, पीएससी कैंपस में ही। हाँ। तो उनसे एक मतलब एक महिला अभ्यर्थी थी, वो वही वो कोचिंग में जो है, अभी नई नई कोचिंग में पास आउट प्री की थी, अच्छा। और वो मिल गई। हम्म। तो वो हमसे छिप रही, वो हमारे तरफ छिप रहे थे कि कहीं देख न ले कि सर भी जो है अभी तो मेंस में दे रहे हैं, यूपी मेंस। और वही सर वही मेंस था जिसमें वो एडीजे हो गए, मेंस अरे क्वालिफाई किए वाह। थे इंटरव्यू भी। हम्म। और फिर बाद में वो 10वीं पोजीशन एडीजे में पाए सर। मतलब बताइए। वो कहानी बताते थे कि वो, तो हम बोले कि सर छिप क्यों रहे हैं, हाँ। तो कह रहे थे कि वो बोलेंगे कि सर भी जो है अभी आए एग्जाम ही हैं दे मेंस रहे देने। हैं। उन्हीं की बताइए। कहानी बता रहा हूँ सर। हाँ तो देखिए, उनको थोड़ी सी झिझक भी लग रही थी कि स्टूडेंट भी एग्ज़ाम दे रहा है, हम भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो थोड़ा सा झिझक थी। लेकिन देखिए, सर प्रतिष्ठित पद मिलता रहता है। तब हम चाहेंगे कि आप लोग में से जिसको ऊपर रखो बेटा, आप में से जिसको भी एक एक प्रश्न जल्दी से पूछ लीजिएगा। और अजय जी, आप लोग के बीच में जब आप चाहेंगे फिर हम आप लोग को इनवाइट कर लेंगे और भी उनसे मार्गदर्शन लेते रहिएगा। देखिए, हमें इतनी खुशी होती है, वो दिन भी हमें याद है जब आप लोग अल्लाहपुर में, इलाहाबाद में रहते थे। आज देखिए क्या है, आज आप प्रतिष्ठित पद पर और आगे जाइए। तो ये तो देखिए जीवन का चक्र है, केवल उसी को सफलता मिलती है जो ऑनेस्टी से मेहनत करता है। बिना मेहनत के आपको सफलता नहीं मिलेगी, और वो भी मेहनत आपकी ईमानदारी की होनी चाहिए। तो चलिए, इसी क्रम में जल्दी जल्दी आप लोग प्रश्न पूछ लीजिए, जिसको जो पूछना हो। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ। हाँ सर बताएं। पूछ रहा हूँ, मतलब हाँ, वो बेयर एक्ट में जैसे पढ़ रही हूँ, तो उसके लिए प्री के लिए भी नोट्स उसमें क्या लिखना होगा? जैसे लिखने बैठती हूँ तो कुछ ज्यादा लिख लेते हैं, तो फिर पता नहीं चलता है जैसे, उसमें टाइम बहुत ज्यादा। हाँ मैं जी। नहीं, आप वही कोशिश करिए कि आप हम्म पहले लिखिए मत, क्योंकि हम्म। जो आप बता रहे हैं ना टाइम टेकिंग हो जाएगा। हाँ आपको हाँ। जैसे आप मान लीजिए सीपीसी उठाए, तो हम्म। सीपीसी में अब आपको रूल, पहले ऑर्डर है रूल है, तो दोनों हाँ को हाँ। पहले आप किसी भी पेरेंट को उठाइए, कम से कम 2-3 बार पढ़िए। 2-3 बार पढ़ने के बाद क्या होगा, बहुत चीजें आप स्पष्ट हो जाएगी। आप मान लीजिए, अब उसमें कोई चीज आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है समझने में, अब उसको आप थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए, मतलब पॉइंट वाइज करके। मान लीजिए अब कोई ऑर्डर है, ऑर्डर 33 है मान लीजिए, ये वाला, अब ऑर्डर 33 है, तो उसके संबंध में मान लीजिए आपको लगता है, तो उसमें हल्का हल्का पॉइंट डालिए आप, जो पूरा बनना संभव नहीं है, उस फिर आपका पूरा समय उसी में चला जाएगा। तो आप पहले रीडिंग करिए 2-3 बार, उसके बाद कोई सेक्शन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो उसके संबंध में आप हल्का नोट्स बना दीजिए। नोट्स बनाने का हमारा मतलब ये है कि आप उसको रिपीट करते जाएंगे। मान लीजिए आपको एग्जाम देने जाना है, अब आपको सब चीज तो रिपीट कर पाए, जो आपको लगता है कि मैं वहाँ भूल जा रहा हूँ, हाँ इसको मेरा ध्यान नहीं जा रहा है, उसको आप बना लें। तो उसको क्या करेंगे आप, उस समय जब एक दिन पहले उसको बढ़ा लेंगे, तो वहाँ जब नहीं जाएंगे तो वहाँ की 4 विकल्प होते हैं। फ्री में एक अच्छी चीज तो होती है कि 4 विकल्प आपके सामने रहते हैं। यदि आपने 4 बार पढ़ा है तो आपका माइंड सेव कर जाएगा एकदम कि हमको इसी में टिक लगाना है।
लेकिन ये है कि पूरा सेक्शन ए से लेकर आप जैसे आपको एक तक नहीं पता है, नहीं आप अब उसमें नोट्स बनाना, क्योंकि उसमें नोट्स बनाएंगे तो आपको मेंस का नोट्स बनाना है। तो प्री तो केवल एक का आपको क्वालिफाई है, आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो उसमें आप जो पॉइंट कठिन कॉम्पिटेटिव लगता है उसके संबंध में पॉइंट लीजिए, ठीक है। यस सर। चलिए अगला प्रश्न किसी का? और किसी का कुछ हो? बोलिए भाई। नमस्कार सर। और नमस्कार सर। हाँ नमस्कार मैडम। सर मुझे ये पूछना था, जैसे मेंस का जब हम लिखते हैं, मेंस का अनसॉल्व पेपर मैंने सॉल्व लिया हुआ है सारे स्टेट का, जो भी नॉर्थ इंडिया का जो स्टेट सारे हैं, तो जो मतलब उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व वाले में वो लिखे भी होते हैं, तो उसको पढ़ने से और जो हमने पढ़ा हुआ है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये सेल्फ लिखना होगा या फिर मतलब कैसे उसको मैं कर नहीं पा रही हूँ सर। नहीं मैडम, क्या थोड़ा सा आवाज बताइए, एक बार रिपीट करिए अपना क्वेश्चन। सर जो मेंस का अनसॉल्व पेपर आपने बताया, तो मैंने सॉल्व लिया हुआ है सर। जी जी। तो सर जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ अनसॉल्व वो करके, तो उसमें जो लिखा हुआ है सॉल्व में, वो पढ़ के और जो हमने पढ़ा हुआ है जो सर पढ़ाते हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो कैसे करें उसको नहीं मतलब मैडम, जो आंसर राइटिंग। आप देखिए क्या देखिए होता क्या है, जो हम लोग नोट्स बनाते हैं, जी सर। हम लोग नोट्स जो है क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बनाते हैं, लेकिन जो आप सॉल्व लिए हो ना, अब सॉल्व तो को वो तो क्वेश्चन में उसका दिया, कभी कभी क्या होते हैं टाइप क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक कंपाउंड टाइप क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो तीन जुड़ जाती है। जैसे मान लीजिए चोरी की परिभाषा और उसका कोई दृष्टांत या जैसे भी हो। वॉइस नॉट अजय जी लेफ्ट हो गए, नेट की प्रॉब्लम है क्या? आ गए। हाँ जरा कैमरा ऑन रख लीजिए अपना अजय जी। हेलो हेलो। अजय आवाज आ रही है आपको? हेलो। हेलो। हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है। आपका कैमरा बंद है, लग रहा है डार्क हो रहा है। बच्चे को दीजिए, वो हैंडल करेगा, ये सब काम बच्चे कर सर पाते हैं। कैमरा ओपन हो जाए तो फिर आगे बढ़े हम लोग। देखिए अर्चना जी, आप इसको समझिए, जब कभी मेंस में हम लोग का क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन एग्जामिनर जो देता है उसके अकॉर्डिंग हमको नोट से काट के अपने आंसर लिखने हैं। मान लीजिए एग्जाम में आता है अकिंचन से आप क्या समझते हैं, ठीक है? अकिंचन व्यक्ति को अपील के बारे में भी क्या कोई अधिकार मिला है? आपको जो नोट्स दिया गया वो पूरा क्वेश्चन का दिया गया है। अब आपसे एग्जामिनर जो पूछ रहा है बस उसी को हिट करना है। आपको बताना है अकिंचन किसको कहते हैं, इंडिजन पर्सन। तो आपको बताना है कि 1908 में जब हम लोग की सीपीसी बनी थी, ठीक है ना, तो उस समय इसका नाम क्या 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 था इसका? पापड़ सूट। पापड़ सूट, ठीक है। 1976 में फिर इसको हम लोगों ने इंडिजन नाम दिया, और इंडिजन नाम देने के साथ साथ हमने इंडिजन को परिभाषित किया है कि अकिंचन होता कौन है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में ये टेक्निक सब लोग को अपनाना है मेंस में।
जो जितनी बात एग्जामिनर पूछ रहा है उतनी बात को लिखना है। आपको एक्स्ट्रा अगर आता भी है तो भी नहीं लिखेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा आता भी है, अगर मान लीजिए एग्जामिनर ये नहीं कहता है कि अकिंचन को अपील में भी कोई लाभ मिलता है, तो आप जबरदस्ती आर्डर 44 को मत लिखिएगा। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे ये भी आता है, जिसको हम लोग कहते हैं सुपिरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हमारे अंदर सुपिरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल आना नहीं चाहिए। जितना एग्जामिनर पूछ रहा है उतना कर दीजिए। हम इसको आप लोग को किस रूप में बताते हैं? दूसरे रूप में, जैसे कोई नई बहू आती है शादी होकर ससुराल में, तो वो क्या करते, जितना सासू माँ कहती उतना कर देती। सासू माँ ने कहा कि परवल की सब्जी बना दो, तो वो नहीं कहेगी कि भिंडी बना दे। हाँ, 2-4 साल हो जाए तो बात अलग है। तो यही है मेंस। मेंस में आपको वही करना है जितना एग्जामिनर पूछ रहा है। एक्स्ट्रा आपको कोई नॉलेज नहीं बताना है कि खीर भी बना दे क्या। ठीक है, तो एग्जामिनर का यही एटीट्यूड है। अब रही बात, देखिए जो आप लोग सॉल्व पेपर लेते हैं, उसमें जो सॉल्व किया जाता है उस ऑथर्स का अपना ओपिनियन होता है। जो भी सॉल्व करते हैं, कोई प्रोफेसर करते हैं, कोई सीनियर स्टूडेंट करते हैं, कोई भी करता होगा, तो उनके अपने लिखने के तरीके हैं। वो तरीका क्या है? जर्नल प्रोसेस है। जो आपके पास सॉल्व पेपर है वो आप ही के पास नहीं बल्कि सभी स्टूडेंट के पास है। आप अपना आंसर अलग से बनाएं। उसी क्वेश्चन का आंसर आप जो हमने लिखा है उसके अलावा आप अलग से बना लें, और उसी को आपको याद करना है। क्वेश्चन आपको लेना है अनसॉल्व पेपर का, सॉल्व बनाना है अपने आप। सॉल्व आप केवल अगर उसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए कि क्या इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि हम उसी पर बेस कर जाए, जो लिखा गया है वो कतई आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, और किसी कोई प्रॉब्लम है? वो लगता है नेट की कुछ प्रॉब्लम है, वो अजय जी इस समय नहीं है। और किसी कुछ पूछना है? ताकि तो क्लास में सब बताते थे। सर बता रहे थे 2 से 3 बार पढ़ना सर, तो लैंग्वेज ही इतनी वो होती कि 2 बार पढ़ेंगे तो भी मतलब बहुत कम समझ में आती है। देखिए, सब लोग की आईक्यू संध्या अलग अलग होती है। कुछ लोगों को एक बार में बात समझ में आ जाती है, कुछ लोगों को 2 बार में समझ में आती है, कुछ लोगों को 4 बार में समझ, कुछ लोगों को जीवन भर समझ में नहीं आता। तो जिसको जीवन भर समझ में नहीं आता उसके लिए तो ऊपर वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो कोई चीज़ नहीं समझ में। हो सकता है एक बार में आपके पास वो नॉलेज 50% हो, दूसरी बार पढ़ेंगे 60-70% हो जाएगा, थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो आप 99% ज़रूर पा जाएंगे। और ये कैसे पता चलेगा? उस सब्जेक्ट पे हमको पता होना चाहिए। जैसे इंडिजेंट पर्सन है, अब आपको मालूम होना चाहिए ये होता क्या है। अब आपको हमारे पढ़ाने के बाद एक बार में समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, 2 बार में आ गया और अच्छी बात है। ये आपको तय करना है, और इसकी कोई बहुत अलग से थ्योरी नहीं है। और देखो एक चीज़ आप जान लो, घबरा के तो बिल्कुल मत पढ़ो। अगर आप होपलेस हो गए, धैर्य खो दिए, घबरा गए, तो कोई आपको नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता, आप अपने को भी नहीं बचा सकते। आप अपनी मेहनत पर, जो आपने इतने लंबे समय तक पढ़ा, जो आपको टीचर ने पढ़ाया, और उस पर विश्वास करिए, सुप्रीम पावर पर। वो तो आपको देख रहा है ना कि आप ऑनेस्टी से कितना पढ़ रहे हैं, वो नाप के तौल के समय पर आपको दे देगा। लेकिन धैर्य नहीं खोना है, घबराना नहीं है, पढ़ाई रोज़ करना है, कंपटीशन के जो प्रीवियस ईयर के पेपर उसको बराबर लगाना है। बस नट सेल में छोटे से समझो कि अन्य स्टूडेंटों से मैं ज़्यादा करना। और कोई प्रॉब्लम किसी की? सर हाँ, बोलिए आरती। सर मैं जैसे कि जो सॉल्व्ड है क्वेश्चंस पेपर्स प्री के वो सॉल्व करने का कर रही हूँ, तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि उसमें जो इंग्लिश के और जो जीके हैं वो भी रिपीट होते हैं क्या क्वेश्चन? मेन अभी देख जो एग्जाम आएगी उसमें रिपीट मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं या ये वाले होते नहीं है? देखिए, जो प्रीवियस ईयर का रोल होता है आपके करंट एग्ज़ाम देने में, 2 रोल प्ले करता है। एक तो पहला रोल ये प्ले करता है, पैटर्न पता चलता है किस पैटर्न पर एग्ज़ाम होता है। एक तो ये आपको गाइडेंस मिलता है।
प्लस 50% से 60% क्वेश्चन जो होता है वो चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो वो रिपीट होता है। 100% नहीं रिपीट होगा, ध्यान रखिएगा। कोई भी आप प्री का देंगे तो 50 से 60% जो क्वेश्चन होंगे वो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया मिल जाता है। लेकिन चूंकि हम लोग के लॉ में क्या है, केस लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का नया केस आ गया, उससे क्वेश्चन आएगा। अमेंडमेंट है तो अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आपको तो 40% 45% तो नया सिलेबस से आएगा, ठीक है। तो पूरा रिपीट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। और किसी कोई प्रॉब्लम, और किसी कोई प्रॉब्लम? हो गया। सर जीके भी रिपीट होगा क्या? जीके बहुत कम रिपीट होता है। जीके का जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, अब जैसे सबसे ज़्यादा केसर कहाँ पैदा होते, जम्मू कश्मीर में हो गया, वैसा तो नहीं छत्तीसगढ़ में पैदा हो जाएगी। जो चीज़ परंपरागत है वो तो है ही है। अब पूछा गया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये थोड़ी नहीं है कि अमित शाह हो गए। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही तो रहेंगे, वो सब तो रिपीट होगा। लेकिन जो करंट का रोल है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, करंट का रोल। और किसी कोई प्रॉब्लम? सर सारे सेक्शंस को टच करना है सर। देखो, दो बातें हैं, पहले आप इसको समझो। आपको 3 स्टेप निकालना है प्री मेंस इंटरव्यू। प्री जो का पेपर जो होता है उसके बारे में कोई नहीं बता सकता है कि प्री में क्या पूछा जाएगा, क्योंकि प्री का जो पेपर होता है वो मॉडरेट होता है, 5-5 6-6 एग्जामिनर से बनवाया जाता है। किसी एग्जामिनर को ही नहीं मालूम होता कि हमारा पेपर आएगा कि नहीं आएगा। तो प्री के लिए आपको क्या करना है, सारे फैक्ट्स को पढ़े रहिए, तथ्य को, क्योंकि प्री केवल तथ्यों पर बेस करता है। और प्री में आप ध्यान रखिएगा, अगर आप 75% पाते हैं प्री में, किसी भी जुडिशरी के एपीओ में प्री निकाल लोगे, कोई स्टूडेंट 100% कभी कर नहीं सकता, ये नोट कर लो। समय की बाध्यता, समय बहुत कम दिया जाता है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे जानबूझ के दिए जाते ताकि आप उलझो, तो आपको क्या है उसमें उलझना नहीं, उसको छोड़ना है। चाहे आप प्री में पहला नंबर का क्वेश्चन करो, चाहे 50वां करो, चाहे लास्ट करो, नंबर सबका बराबर है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई कठिन वाला कर लिया 2-4 नंबर अलग से मिलेगा। रही बात मेंस की, मेंस में तो कंपल्सरी क्वेश्चन तो करना ही करना। अगर कंपल्सरी किसी कारण से छूट गया तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो मेंस में क्या करना है, आपको सिलेक्टेड पढ़ना। सिलेक्टेड जैसे आपको नोट्स भी दिया जाता है, और आगे भी अभी नोट्स क्लास चलने वाली है मेंस की, वो भी दिया जाएगा। उसके लिए आप अनसॉल्व पेपर उठा लीजिए, क्वेश्चन को छांट लीजिए कि कौन कौन एग्ज़ाम से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना मेंस का नोट्स बनाते रहिए। तीसरा स्टेप है इंटरव्यू। देखो, जो इंटरव्यू है प्री की पढ़ाई से अलग है, मेंस की पढ़ाई से अलग है, क्योंकि इसमें आपका आमना सामना है। जैसे प्री में क्या होता है, प्री चोरी की तरह है। जैसे चोरी में और एक्यूज का और विक्टिम से कोई आमना सामना है, कोई आमना सामना है, चुप्पे से चुराया रफू चक्कर होगी। मेंस जो है एक्सटर्सन है, उद्यापन छल, इनडायरेक्ट। अब एग्जामिनर इनडायरेक्ट आपके ऊपर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। और लूट में आपको क्या बताएगा, आमने सामने। तो ये इंटरव्यू लूट नहीं है बल्कि डकैती है, क्योंकि 5 लोग रहते हैं और आपके सामने बैठे रहेंगे। तो उसमें आपको अपनी विल पावर को लूज नहीं करना है, कॉन्फिडेंस रखिए। 20 क्वेश्चन में से भी अगर आप 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में सही बता गए, आप सेलेक्ट हो जाओगे। अभी आपने सुना कि 25 नंबर में 7 नंबर मिस्टर अजय जी को मिला, ओनली 7 मार्क्स। लेकिन क्या था, उनका मेंस में अच्छा नंबर था, सेलेक्ट हो गए। तो इंटरव्यू एक अलग तरह की तैयारी है, प्री अलग तैयारी की तैयारी है, और मेंस अलग तैयारी है। समझ में आया? और किसी का कोई प्रश्न? हो गया? चलो, कल आप लोग के किसी पूछ लो फट से, फिर कल क्लास लगेगी। तो देखिए, आप लोग को तो क्लास में बराबर बताया जाता रहता है, ठीक है। और अभी और भी लोगों को आपको इनवाइट करेंगे जुलाई में।
जो डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के हैं या और भी रैंक के हैं, ठीक है ना। सर के पास और कुछ ना हो, लेकिन सर के पास जुडिशियल ऑफिसर का खजाना है, ठीक है। तो उसमें से एक एक हीरे को निकालते रहते हैं आप लोग के लिए, चूँकि बहुत से स्टूडेंट टच में नहीं है। उस समय लैंडलाइन होता था, अब जो उनका नंबर हमारे फॉर्म में दिखा हुआ है लैंडलाइन क्या है, पता चला लैंडलाइन कट गई है। तो कोई फेसबुक से पकड़ में आता है, कोई इलाहाबाद मिलने आता है। तो जिसका हमारे पास मोबाइल नंबर है, जिससे भी हम एक बार कहते हैं कि आपको आना है, इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। वो तो कल ही आने को तैयार थे अजय जी। हमने कहा नहीं, कल क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आप संडे को रख लीजिए, ठीक है। तो अभी और भी लोग हैं, आप लोग को बुलाते रहेंगे, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाते रहिए। हाँ पल्लवी, कुछ पूछना है? जी सर, बोल रहे थे जीके का जो येलो वाला बुक तो वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है, तो मैंने हिंदी वाला लिया है, ब्लू वाला। ब्लू तो येलो क्या समझे, बताइए। सर जीके का जो बुक लुसेंट का आता है, आपने हाँ बताया था येलो वाला लेने के लिए, हाँ, तो सर वो इंग्लिश मीडियम में सिर्फ आता है ना? नहीं हिंदी में आता है, लूसेंट सिर्फ हिंदी मैंने में तो। चेक किया तो नहीं इंग्लिश नहीं, मीडियम में हमारे ही है। पास रखी हुई है किताब, हिंदी की भी इंग्लिश की भी, ऐसा सर नहीं है। डिफरेंस मतलब दोनों में क्या कुछ अंतर कुछ होता नहीं, है? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। लूसेंट की यस सर। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, ठीक है। आती है सर यस हिंदी सर, में। तो मैंने ब्लू वाली ली है सर, वही सोच रहे थे उसको। अरे ब्लू वाले को येलो से पेंट कर लीजिए, येलो हो जाएगी, परेशान ना होइए। यस सर। ये आती है, हिंदी में आती है, 100% आती है आती यस है, सर, मेरे पास भी है। ठीक है। आप लोग ओके पढ़ो, सर। खूब मन लगा के पढ़ो, वो दिन भी आएगा कि आपका भी इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है ना। और धैर्य रखो, विश्वास रखो, दो चीज़ें रखना पड़ेगा, धैर्य और दूसरा विश्वास। धैर्य भी रखो, विश्वास भी। धैर्य खो दोगे कोई नहीं बचा पाएगा, विश्वास खो दोगे कोई नहीं बचा पाएगा। अब आप लोग तो इतने बड़े हो, समझदार हो, धैर्य खोता है तो इंटर पास वाला स्टूडेंट, उसका इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, नीट में नहीं हुआ, डॉक्टरी में नहीं हुआ, परेशान हो गया, गया नदी में कूद गया, पेपर पढ़ते हो। तो सब बचपने हैं, टीन एजेस के बच्चे होते हैं। आप लोग तो फुली मैच्योर्ड हो, आप लोग ग्रेजुएट हो, लॉ ग्रेजुएट हो, सोसाइटी के आप एक आईना दिखाने वाले एडवोकेट के रूप में हो। आप लोग के अंदर तो विल पावर भी है, एनर्जेटिक भी आप हैं। और अर्चना जी, आप डिस्ट्रिक्ट जज जरूर होंगे, घबराइएगा मत, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत हमारे पास ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो हार गए थे, थक गए थे, निराश हो गए थे, उनको लग रहा था कि अब जीवन में कुछ नहीं है। आज सब कोई एडीजे के पद पर है, कोई डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर है। महोबा में आप देखिए, वहाँ पर रूपेश राय है, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज हो गए हैं। तो देखिए सबको मिलता है। अभी अजय राय जी की कहानी आपने सुना ही, इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज है, हमें नहीं मालूम था कि अजय के सीनियर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज तो 100% मिलता है। जुडिशरी वाले जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जो जुडिशरी के बाद एडीजे में आ जाते हैं एज की वजह से, सिलेक्शन जरूर मिलता है। धैर्य रखे रहिए, लगातार रखे रहिए, और जितनी स्टेट के निकली सब जगह दौड़ दौड़ के एग्ज़ाम दीजिए। यूपी जुडिशरी, उत्तराखंड जुडिशरी, बिहार जुडिशरी, जहाँ जहाँ निकले, ये कभी मत ध्यान दीजिए कि 5 पोस्ट है कि 8 पोस्ट है कि 10 पोस्ट है कि 50 पोस्ट है। और देखिएगा, आप 1 साल दौड़ते रहिएगा, सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और किसी की कोई प्रॉब्लम? ठीक है शिव जी, आप नए स्टूडेंट हैं, और आज की क्लास तो स्पेशल, हाँ आज की तो स्पेशल क्लास थी, आज कोई क्लास नहीं थी। क्लास तो आपकी 8 बजे रहती है, जो कल ली गई थी सैटरडे को, कल मंडे को ली जाएगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर स्टार्ट हो गया है, इसके बाद एक दूसरा पेपर। अपने यहाँ देखिए 4 क्लास चलती है, 2 घंटे की मॉर्निंग में, 2 घंटे की इवनिंग में। अभी इवनिंग वाली पहली क्लास स्टार्ट हुई है, फिर इवनिंग वाली दूसरी क्लास भी स्टार्ट होगी, और मॉर्निंग की भी क्लास स्टार्ट होगी। सब लोग जानते हैं, सब लोग क्लास करते थे, तो थोड़ा सा देख देख के बैच को फॉर्म करके आप लोग के बीच में जुड़ते हैं। चलिए डियर सर स्टूडेंट। हम लोग की हाँ आदित्य, आशुतोष, सर हम लोग की भी क्लास सर अभी होगी क्या सर? अभी मेंस की जैसे आप लोग क्या, आप क्या हैं, एलियन है क्या? आप भी तो भी अंडर प्रोसेस में है। देखिए आशुतोष ने यूपी का मेंस दिया है, प्री निकाला, मेंस दिया है, अभी तो आपका कोर्स बचा है आशुतोष, वो कर सर लीजिएगा। अभी थोड़ा बहुत हाँ रिपीट कर लीजिएगा, फिर कर लीजिएगा। इधर तो कोई एग्ज़ाम है नहीं आपका, बस मेंस का स्टार्ट होगा, आप जुड़ जाइएगा, ठीक है।
और लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहिएगा यूपी का, ठीक है। ये इंटरव्यू का मतलब ये है कि जितने भी रोज़ के न्यूज़ हो रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कि बहुत चर्चित मैटर है ब्रजभूषण सिंह का, ठीक है। लोग काम छोड़ छोड़ आँख फाड़ फाड़ के देखते हैं, ठीक है ना। आपको ना काम छोड़ना है ना आँख फोड़ना है, आप उसके लीगल इवेंट्स को देखिए, लीगल इवेंट्स को। 15 जून को दिल्ली पुलिस उसमें चार्जशीट सबमिट करेगी, ठीक है। चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट, जो कि मीडिया वालों को तो कुछ ABCD आती नहीं, तो वो चार्जशीट ही बोलते हैं। अगर मान लीजिए फाइनल रिपोर्ट कर देगी तब क्या होगा? हम तो लॉ के स्टूडेंट हैं ना, आपको बोला गया है कि आईओ या तो फाइनल रिपोर्ट या तो चार्जशीट। हम जब टीवी खोलते हैं मीडिया वाला यही बताता है 15 को चार्जशीट, जैसे लगता है मीडिया वाले इनको बता दिया है, आईओ ने बता दिया है कि हम चार्जशीट ही लगाएंगे। तो आप ये देखिए कि 15 तारीख को क्या आता है उसका, ठीक है। अब आगे क्या होता है, तो इसको एक आप इंटरव्यू में स्टेप वाइज तैयार रखिएगा, पूछा जाएगा जरूर आपसे, क्योंकि जितने भी हाई कोर्ट के जजेस इंटरव्यू के लिए आते हैं PCSJ में, वो इन सब इवेंट्स पे अपने क्वेश्चन बनाते रहते हैं। प्रोफेसर जो आते हैं वो आपसे ये क्वेश्चन बनाते रहते हैं, इसलिए आप इसके इन सब टॉपिक को, जितने भी करंट टॉपिक है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ा करिए। सभी लोग को बोल रहे हैं, ये नहीं कि आशुतोष को ही बोल रहे हैं। तो आप लोग एक एक चीज़ को इसको डिस्कस किए रहा करिए। हो सकता है आप लोग को किसी को 4 महीने के बाद ज़रूरत पड़े, किसी को 6 महीने के बाद ज़रूरत पड़े, तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए कल फिर हम लोग मिलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कल आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। Yes.